हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ताप। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली जो भौतिक राशि होती है वह ताप कहलाती है। परम ताप किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहा जाता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है, जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। द्रव तापमापी में जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जल पारदर्शी होता है, यह कांच से चिपकता है तथा जो इसमें प्रसार होता है वो भी असमान होता है, इसीलिए द्रव तापमापी में जल का उपयोग नहीं किया जाता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सेल्सियस अपॉन 5 इजिकल टू फ़ारेनहाइट -32/9। आपको याद रखना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है सेल्सियस अपॉन 5 इजिकल टू फ़ारेनहाइट -32/9। नेक्स्ट है, -73 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 केल्विन। पारे से निर्मित तापमापी द्वारा किस परास का तापमान किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। यानी जो पारे से निर्मित तापमापी होता है उसके द्वारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो परास होता है उसका तापमान किया जा सकता है। द्रव तापमापी में पारे का ही उपयोग क्यों किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि जो पारा होता है वो चमकीला होता है, अपारदर्शी होता है और ताप का सुचालक होता है, और जिसका प्रसार होता है वो समान रूप से भी होता है तथा ये कांच की दीवारों से चिपकता भी नहीं है, इसीलिए द्रव तापमापी में पारे का ही उपयोग किया जाता है। तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर। किस पैमाने का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है? तो आपको याद रखना है, र्यूमर जो पैमाना होता है उसका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। वायु में ध्वनि के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो तापमान घटने के साथ साथ घटता है। किसी तारे या नक्षत्र का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके ताप पर। आपको याद रखना है, जो तारा या जो नक्षत्र होता है जो उसका रंग होता है वो उसके ताप पर निर्भर करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है 98.4 फ़ारेनहाइट, यानी लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वाट पर घंटा किस राशि की इकाई है? तो इसका आंसर होगा शक्ति परिवर्तन की दर। वाट पर घंटा शक्ति परिवर्तन की दर की इकाई है। थर्मोकपल तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है, जो तापयुग्म होता है, तापयुग्म तापमापी जो होता है वो सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई वस्तु कम से कम किस ताप पर विकिरण उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर होगा कोई भी वस्तु प्रत्येक ताप पर विकिरण उत्पन्न करती रहती है, परंतु उसका ऊष्मीय विकिरण कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उत्सर्जित होता है। केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 373 केल्विन। आपको याद रखना है कि जो केल्विन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। टेलीफोन का तार किस मौसम में लगाना उपयुक्त रहता है? तो जो टेलीफोन का तार होता है वो सर्दियों में लगाना उपयुक्त रहता है। और सर्दियों में लगाना उपयुक्त क्यों रहता है? क्योंकि गर्मियों में लगाने पर, सर्दी आने पर तार में जो खिंचाव होता है उसके कारण उसके टूटने की आशंका बनी रहती है, इसीलिए टेलीफोन का जो तार होता है वो सर्दियों में लगाना उपयुक्त होता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि गैसों में द्रवों की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार होता है, इसीलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर उसकी त्रिज्या व आयतन में से प्रतिशत वृद्धि किस में अधिक होगी? तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी एक लोहे की गेंद है उसको गर्म किया जाएगा तो उसकी जो त्रिज्या और आयतन होगा उसमें से जो उसका आयतन होगा उसमें जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो अधिक होगी। विकिरण उच्च तापमापी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप क्यों नहीं माप सकते हैं?
तो इसका आंसर होगा क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न तापों पर विकिरण का जो उत्सर्जन होता है वो कम होता है, इसीलिए विकिरण उच्च तापमापी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम का ताप होता है उसे नहीं मापा जा सकता है। विकिरण उच्च तापमापी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप क्यों नहीं माप सकते हैं? तो इसका आंसर होगा क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न तापों पर जो विकिरण का उत्सर्जन होता है वो कम होता है, इसलिए विकिरण उच्च तापमापी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम ताप होता है वो नहीं मापा जा सकता है। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने से उसकी ऊष्मीय ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाएंगे तो जो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा होगी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। द्रव तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है जो द्रव तापमापी होता है उसमें पारा या अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। गैस तापमापी में प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है गैस तापमापी में हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसी धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में क्या अनुपात होता है? तो इसका आंसर होगा 1:2:3। कैलोरीमीटर तांबे का ही बनाया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा जो कैलोरीमीटर होते हैं वो तांबे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो तांबा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है तथा किसी भी ताप का जल उसमें डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है, इसीलिए कैलोरीमीटर तांबे का ही बनाया जाता है। पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है जो पारे का क्वथनांक होता है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पारे का हिमांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। पारे का जो क्वथनांक होता है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो पारे का हिमांक होता है वो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कांच के गिलास कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर चटक जाते हैं, क्यों? तो जो कांच के गिलास होते हैं यदि हम उनमें गर्म पानी या चाय डालते हैं तो वो एकदम से चटक जाते हैं क्योंकि असमान प्रसार हो जाता है उसमें, इसीलिए वो चटक जाते हैं। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद कर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, जिसके कारण जो कांच की बोतल होती है वो टूट जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है और ऊपर जाने पर उसके ताप व आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर होगा ऊपर जाने पर जो गुब्बारे का आकार होगा वो बढ़ेगा तथा जो उसमें भरी हुई गैस है उसका ताप कम होगा। कभी कभी सर्दियों में पाला पड़ने पर पौधों के तने फट जाते हैं, क्यों? तो आपको याद रखना है इसका आंसर है क्योंकि पाला पड़ने पर तनों के अंदर का जल जमकर बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है सर्दियों में जब अधिक पाला पड़ता है तो पौधों के तने जो होते हैं वो फट जाते हैं। तरल पदार्थों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उन्हें गर्म किया जाए? तो इसका आंसर होगा उनका जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा, यानी तरल पदार्थों का जो घनत्व होगा उनके गर्म करने पर वो कम होगा। जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। किसी झील का पानी बस जमने ही वाला है, झील के तल में पानी का ताप कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा अधिक। अगर किसी झील का पानी जमने ही वाला है तो जो झील का जो तल होता है उसमें जो पानी का तापमान होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे थोड़ा सा अधिक होगा। अधिक ठंड में पानी ले जाने वाली जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा क्योंकि अधिक ठंड में जो पाइप होते हैं उनका आयतन घटता है, लेकिन जो जल होता है वो जब जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइपों में दबाव बहुत बढ़ जाता है और वो फट जाते हैं। इसीलिए जो ठंड में पानी ले जाने वाली पाइपें होती हैं वो ज़्यादातर फट जाती हैं। बर्फ़ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो इसका आंसर है समतापी प्रक्रम, यानी जो बर्फ़ का अपने गलनांक पर पिघलती है वो समतापी प्रक्रम के कारण पिघलती है। द्रव का वाष्प में बदलना तथा जल का बर्फ में जमना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा समदाबी प्रक्रम का, यानी आइसोबैरिक जो प्रोसेस होता है उसका उदाहरण है। किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा उसके ताप पर, यानी किसी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो उसके ताप पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम किस नियम द्वारा दी गई? तो इसका आंसर होगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा जो आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। रोगी की सिकाई गर्म बोतल से की जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा क्योंकि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक रहती है और जिसके कारण जो जल होता है वो अधिक देर तक गर्म रहता है, इसीलिए रोगी की सिकाई गर्म बोतल से की जाती है।
कांच, तांबा, सीसा तथा जल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। बंद कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा कमरा जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। क्या फ्रिज का दरवाजा खोलकर कमरे का ताप कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर फ्रिज का दरवाजा खोला जाएगा तो जो कमरे का तापमान होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो इसका आंसर होगा विकिरण विधि द्वारा। जो सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक आती है वो आती है विकिरण द्वारा। ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है? तो आपको याद रखना है ऊष्मीय विकिरण की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है। नेक्स्ट है बंद कमरे में पंखा चलाने से जो कमरे का तापमान होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अगर बंद कमरे में पंखा चलाया जाएगा तो जो कमरे का तापमान होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।